नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ओपिनियन पोल, फाइनल ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। लेकिन देश की सियासत में पिछले 24 घंटों से एक ऐप की जबरदस्त चर्चा है। छत्तीसगढ़ में तो यह चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये बताएं कि सट्टे का खेल खेलने वालों से उनका क्या लेना देना है। 508 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप क्या छत्तीसगढ़ की सरकार बदल देगा? क्या भूपेश बघेल पर सबसे बड़ा दाग लग चुका है, वो भी चुनाव से ठीक पहले? छत्तीसगढ़ के लोग क्या कहते हैं, उन्होंने क्या मन बनाया है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का यह सर्वे, सबसे सटीक और साइंटिफिक ओपिनियन पोल। पहले आपको हम मेहमानों से मिलवा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी, स्वागत है आपका। नितिन भंसाली जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। नितिन जी, आपका स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे। और भावेश झा जी सीनेक्स ने, जिन्होंने ये सर्वे किया है, जिनकी टीम ने ये सर्वे किया है। भावेश, आपका भी बहुत स्वागत है। कल ईडी ने जो आरोप लगाया और सीधे सीधे नाम लेकर आरोप लगाया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर, उससे देश की सियासत में जबरदस्त उफान आया हुआ है। आज प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में थे, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे पूछा कि देश को बताना चाहिए भूपेश बघेल को कि आखिर ये सट्टे के व्यापारियों से उनका क्या लेना देना है। प्रधानमंत्री ने जनता से पूछा, मैं भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करूं या ना करूं? आपने मुझे कुर्सी पर इसीलिए तो बैठाया है। तो भ्रष्टाचार अब एक बड़ा मुद्दा इन चुनावों का भी और 2024 से पहले बन रहा है। लेकिन अभी इस पहले चरण में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल की। और मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों का ओपिनियन पोल रखूंगा। छत्तीसगढ़ का जो हमने पिछला ओपिनियन पोल किया था, मैं उसकी भी तस्वीर आपके सामने एक बार रख देता हूं, ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि अभी तक का ट्रेंड जो है वो क्या बता रहा है। तो 2018 के परिणाम और पिछला ओपिनियन पोल जो हमने किया था कुछ रोज पहले, वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। 2018 में याद कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी को 68 सीटें मिली थी, 15 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। और अब से 15 दिन पहले का ओपिनियन पोल ये बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी अभी भी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही थी। 15 रोज पहले तक कांग्रेस पार्टी को 50 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ये नया और फाइनल ओपिनियन पोल क्या इशारा करता है, इसकी हम बात करेंगे। और भावेश से सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, देखिए कल का जो ये मुद्दा उठा है, क्या इस ओपिनियन पोल में कोई रिफ्लेक्शन है, या कल तक आपकी टीम अपना काम पूरा कर चुकी थी जब तक ये मुद्दा आया सामने? नहीं, ये देखिए, इस ओपिनियन पोल का जितना भी फील्ड वर्क था वो 31 अक्टूबर को ख़त्म हो गया था। तो ये जो मुद्दा, जो करप्शन का, जो स्पेशली जो ये मुद्दा है, ये इस सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। हालांकि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेके समय समय पर प्रधानमंत्री अमित शाह या और भी जो कई लीडर्स हैं वहाँ पे उठाते रहते हैं। वो अब देखना होगा कि इस मुद्दे को आगे किस तरह अपोजिशन जो बीजेपी है वो किस तरह प्ले करती है, ताकि उसको फ़ायदा मिलेगा या किस तरह उसको राजनीतिक तौर पे किस तरह उसको एक हथियार बनाती है, वो एक देखने की बात होगी। हर्षवर्धन जी, क्या लेकिन जिस किस्म का इल्जाम कल ईडी ने भूपेश बघेल का नाम लेकर के लगाया है चुनावों के एन बीच, क्या इस किस्म का मुद्दा कभी बिल्कुल टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है चुनाव में? देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा कभी स्टैंड अलोन काम नहीं करता है। यानी ऐसे नहीं होगा कि आप कहें कि भ्रष्टाचारी सरकार है, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करता है, नेता ऐसे घूस ले लेता है। ये सब जानते हैं कि नेता, अधिकारी ये सब घूस लेते ही लेते हैं। हम सब रोज हमारा पाला पड़ता है, सड़क से लेकर ऑफिस तक, बाबुओं से सबसे पाला पड़ता है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ कोई तार जुड़ता हुआ दिखे, जैसे हमने कर्नाटक में देखा। कर्नाटक में एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली, 40% कमीशन का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने उसे जमकर मुद्दा बनाया और भले उसको सीधे, जिसको हम कहें कि बासवराज बोम्मई से नहीं जुड़ रहा था, लेकिन लगा कि कर्नाटक की जो कांग्रेस की सरकार है वो कुछ भ्रष्टाचार कर रही। चुनाव के ठीक पहले 8 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के कार्यालय से उसके बेटे के यहां से पकड़ा गया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटाया, उसको तुरंत गिरफ्तारी हो गई, वो सब अलग बात है। लेकिन उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में चुनाव में देखने को मिला। वही जब कांग्रेस ने कोशिश की मध्य प्रदेश में, वो सफल नहीं हुए क्योंकि वो चिट्ठी झूठी पाई गई, वो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर चिपका नहीं। अब छत्तीसगढ़ की बात करें,
मुझे लगता है कि जिस समय में ये महादेव ऐप जो भिलाई वाला ये महादेव ऐप जो जूस कॉर्नर की दुकान से वहां से यहां तक पहुंचा है, मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट छत्तीसगढ़ के चुनाव का हो सकता है। हालांकि मैं अभी भी ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ चुकी है, ना उसका नेता है वहां, ना उसने समय से कार्यक्रम चलाया, ना 4-4.5 साल लड़ाई लड़ी। भूपेश बघेल परसेप्शन मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट और हर तरह से बहुत शानदार काम करते रहे, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार का आरोप, वो भी ठीक चुनाव के पहले, मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चलिए, अच्छा ठीक है, लेकिन भावेश ने जैसा आपके सामने बताया, जब तक ये आरोप कल सामने आया है, पब्लिक हुआ है ईडी की तरफ से, तब तक हम जो ओपिनियन पोल आपको दिखाने जा रहे हैं उसका डेटा कंपाइल हो चुका था, तो ये सवाल सीधे सीधे लोगों से नहीं पूछा गया है। हम आगे इस पर बात कर सकते हैं कि इसको बीजेपी कैसे भुना सकती है या कांग्रेस पार्टी को क्या इसका नुकसान और कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, उसके बाद हमारे बाकी मेहमानों के पास हम चलेंगे। ओपिनियन पोल की शुरुआत सबसे पहले करते हैं उत्तर छत्तीसगढ़ से, या सरगुजा का इलाका जिसको हम लोग मानते हैं, और यहां 14 सीटें हैं। आज अब 7 तारीख को, आज 4 तारीख हो गई, 2 दिन के बाद जहां पर मतदान होना है, आपको बता दें उसमें 20 सीटों पर मतदान होना है, और उसमें उत्तर छत्तीसगढ़ की ये 14 सीटें भी हैं। उसका सर्वे यहां सरगुजा, रायगढ़, कोरबा ये इलाके आते हैं, ये इलाके बनकर के बनता है उत्तर छत्तीसगढ़। 2018 में यहां की 14 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी, तो आप समझिए पूरा स्वीप था, बीजेपी का स्कोर यहां पर 0 था। 2023 के चुनाव से ऐन पहले क्या परिस्थिति बन रही है, सर्वे में क्या दिखाई दे रहा है, आपके सामने अब रख देते हैं हम। उत्तर छत्तीसगढ़ या सरगुजा कह लीजिए, यहां का ओपिनियन पोल क्या बता रहा है। तो यहां आप देखें, कांग्रेस पार्टी अभी भी आपको बढ़त में दिखाई देगी। 10 सीटें इन 14 में से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, यह हमारा सर्वे बताता है। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है अभी जब हम ये सर्वे कर रहे हैं तब। तो 4 और 10 ये अनुपात दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। बीजेपी ने पिछली बार के अपने सबसे खराब प्रदर्शन को कुछ बेहतर किया है, 4 सीटों तक पहुंच रही है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों का यही नुकसान होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं काफी मार्जिन से कांग्रेस पार्टी ही आगे है। मैं बाकी की जो दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं, तो इसके अलावा इसमें वो फर्स्ट फेज की सभी 20 सीटें शामिल हो जाएंगी। दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर के इलाके का ओपिनियन पोल भी आपकी स्क्रीन पर अब आने जा रहा है। ये 12 सीटें हैं देखिएगा, और यहां भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ आपके सामने अब 26 सीटों का ओपिनियन पोल जो है वो आ चुका है। 90 में से 26 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने हम रख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर आगे दिखाई देती है, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही। तो अभी आप गैप देखिए स्क्रीन पर, आपकी जो टैली चल रही है। ओपिनियन पोल ये मानता है कि इन 26 सीटों में 18 कांग्रेस और 8 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये लोगों की राय से हमने ये डेटा ये कंपाइल किया है, सीटों में उसको परिवर्तित करें तो यह आंकड़ा सामने दिखाई देता है। तो आइए हमारे पॉलिटिकल मेहमानों के पास चलते हैं। मैं नितिन भंसाली जी से शुरुआत करना चाहूंगा। नितिन जी, आप सर्वे में अभी तक हमने जो ट्राइबल बेल्ट है उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ की उसकी बात की है, आगे दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो 506-8 करोड़ वाला बम जो कल ईडी ने फोड़ा है, इसमें कितनी ताकत है, ये आपके ग्राफ को कहीं नीचे खींच न ले जाए। जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पटेल जी की सरकार अपने लोक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों को लेकर आप जनता के बीच है। आप देख सकते हैं 2018 के बाद जितने भी चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, उपचुनाव में, चाहे विधानसभा के उपचुनाव हुए, चाहे लोकल बॉडी के उपचुनाव में, नगर पंचायतों को हुए, सभी में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बम्पर जीत हासिल की। यहाँ पर आपका ओपिनियन पोल भी मैं देख रहा था, तो ओपिनियन पोल में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप अभी सीटें बता रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा सीटें हम यहाँ पर जीत रहे हैं। अभी वर्तमान में 90 विधानसभा के छत्तीसगढ़ में 71 विधायक कांग्रेस के मौजूदा स्थिति में है। तो हमने तो इस बार एक नारा दिया है, अब की बार 75 पार। हम तो 71 के ऊपर 75 पार की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो इन 5 वर्षों में लोक कल्याणकारी कार्य कांग्रेस की सरकार में हुए, हम उनको लेकर जनता के नीचे, जनता हाथों हाथ ले रही है और जन आशीर्वाद लगातार कांग्रेस को मिलता है और पुनः हम प्रचंड बहुमतों से 75। नहीं नितिन जी, आप कह रहे हैं कि ये ईडी के सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाने से 508 करोड़ रुपया उनको पहुंचाया, इस किस्म के आक्षेपों का कोई असर नहीं होगा जनता के मन पर? सौरभ जी, आपका नाम सौरभ शर्मा जी है, ठीक है। मैं कहता हूं मैंने आपको कल 10 करोड़ रुपए दिए,
मैंने दिए आपको। क्या कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी बोल देगा कि मैंने पैसे दिए, किसी को पकड़ लोगे तो मान लेगा कोई? ईडी के प्रेस नोट को आप पढ़िए, उसमें लिख रहा है कि फलाना व्यक्ति पकड़ा है, फलाने व्यक्ति ने बोला कि इतने करोड़ रुपए हमने यहाँ की राज्य सरकार को दिए, पर उसने बोला, इन्होंने माना, पर नीचे में उन्होंने ईडी के प्रेस नोट पे आप देखिए एक लाइन और लिखी है कि जांच का विषय है। तो ये प्रेस नोट अभी जारी करने की क्या आवश्यकता थी? हर एक्शन आप देखिए, चाहे कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है छत्तीसगढ़ में तब ईडी के छापे पड़ते हैं, जब कोई इलेक्शन होता है तब ईडी के छापे पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इलेक्शन बीजेपी और ईडी के साथ लड़े। ईडी छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यहाँ पर काम कर रही है। जी, ठीक। सारे आप देखिएगा न्यायालय में ध्वस्त हो जाएंगे। यूं हवाई बातें यदि ईडी कर रही है किसी के दबाव में, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने पहले ही कहा था कि मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, पीछे ईडी और आईटी आएगी, वो बिल्कुल सही हुआ। चले, अच्छा ठीक है, मनीष जी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है ईडी भी काम ना आ पाएगी इस चुनाव में। मनीष जी, देखिए सौरभ जी, 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था विकास के लिए, और तमाम जो इन्होंने वादे किए थे उसके फेर में पड़कर छत्तीसगढ़ की जनता ने इनकी सरकार बनवाई थी। लेकिन 5 साल में हुआ क्या? तेंदू पत्ता के जो आदिवासी भाई हैं वो ठगे गए। पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के संरक्षण में अपराध, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार की फसल लहलाई। जिस तरीके से नक्सली घटनाएं सीमित हो गई थी, आज वो उग्र रूप से सामने है। अभी चुनाव के दौरान ही 3 हत्याएं हुई, आप लोगों ने दिखाया भी होगा, देखा भी होगा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में यहाँ के दलित युवक नग्न परेड करते हैं और भूपेश बघेल के माथे पर सिकन नहीं आती है, तो ये कांग्रेस का चरित्र है। और जिस तरीके से यहाँ पीएससी में घोटाला होता है और कांग्रेस के चट्टों बट्टों के घरों में नौकरियाँ जाती हैं, और जब नौजवान जाता है भूपेश बघेल के पास तो कहते हैं कि आपने कंप्लेन नहीं किया। कितनी हल्की बात है, पीएससी का घोटाला सामने और मुख्यमंत्री कहते हैं कंप्लेंट करो। और जब राहुल गांधी के हाल में वो कंप्लेंट पकड़ाता है नौजवान, तो राहुल गांधी भी इधर उधर की बातें करके टरका देते हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है इन सारे चीजों की तार सीधे और सीधे भूपेश बघेल के हाथ, भूपेश बघेल से जोड़ते हैं। अभी ईडी की बात आ रही थी, मेरे कांग्रेस के मित्र अगर केवल सुन लीजिए एक बार, आप फिर जवाब दे दीजिएगा। आपने बोला वो सुन रहे थे, हैंडल चेक कर ले 2003 का डेटा भाई। देखिए बीच में नहीं बोलिए, नितिन जी सुन लीजिए, ये सुन करके मैं आपके पास आ जाऊंगा। सौरभ जी, मुझे पूरी उम्मीद है पूरी हो जाने दीजिए कि ये जो इंटरप्ट, बोलिए मनीष जी, ये जो इंटरप्ट कर रहे हैं, मुझे पूरा अवसर आप देंगे सौरभ जी, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए ये बौखलाहट है, और ये केवल प्रवक्ता में ही नहीं, भूपेश बघेल की पूरी बॉडी लैंग्वेज पिछले 15 दिनों में, उनकी जो भाषा है, जिस तरह से भाषा की शुचिता टूटी है, उससे दिख रहा है कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस और भूपेश बघेल की बोरिया बिस्तर बांधने वाली है। और मैं कहता हूं, देखिए छत्तीसगढ़ लगभग 3 भाग में बटा हुआ है। आदिवासी क्षेत्र है जिनका मुख्य काम तेंदू का पत्ता, दूसरा भाग है कृषि जो ग्रामीण इलाके हैं, और तीसरा है शहरी भाग। जिस रायपुर में, मैं तो यहाँ 1 महीने से मैं भी घूम रहा हूँ, इस रायपुर में अगर आपका ये कैमरा भी चला जाए और पूछ ले 5 साल में 1 ईंट रखी गई हो, तो सौरभ जी पूछ लीजिएगा। और इसी तरीके से तेंदू के पत्ते के जो आदिवासियों का मुख्य काम है, उनको जिस तरह से ठगा गया, जिस तरीके से उनके बोनस को मारा गया, जिस तरीके से जो चरण पादुका योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाया करती थी, उसको भूपेश बघेल ने समाप्त कर दिया, और जिसके नाते से तमाम जो आदिवासी महिलाएं हैं वो गैंग्रीन की शिकार हुई हैं। उनको साड़ी भी हमारी सरकार दिया करती थी, और झूठ का पुलिंदा लेकर राहुल गांधी आए हुए हैं। 2018 में इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा के लिए 20 लाख देंगे, और 2023 में कहते हैं 10 लाख देंगे। ये प्रवक्ता बैठे आज बता के जाए इंडिया टीवी चैनल पर कि 2018 में जो 20 लाख देने को कहा था इन्होंने, कितने लोगों को दिया इन्होंने। चलिए अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी ने जो अधूरे वादे हैं, और ये दोनों मुद्दे काफी है उनकी सरकार गिराने के लिए।
किसकी गारंटी पर लोग भरोसा कर रहे हैं? लेकिन आप दोनों बड़े बड़े वादे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता से। हमने सवाल पूछा कि आखिर आपको किसके वादों पर भरोसा है, किसकी गारंटी पर आप लोग भरोसा करते हैं। मैं सर्वे का नतीजा आपके सामने रख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो वादों की बरसात हो रही है उसमें जनता किस पर भरोसा करती हुई दिखाई दे रही है। 46% लोगों ने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी जो बातें जो हमारे सामने वादे कर रही है हमको लगता है कि ये विश्वसनीय है। 39% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। इसमें 60% का गैप जो है वो आपको दिखाई देगा। यानी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करने वालों की तादाद ज्यादा दिखाई देती है। क्या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष ज्यादा मजबूती से जो लोग समझते हैं उनकी तादाद इसमें ज्यादा आपको दिखाई दे रही है? ये एक पहले सवाल का मामला था। अभी देखिए, आप ही अपनी बात पूरी कर लीजिए मनीष जी। मैंने तो सर्वे का नतीजा दिखाया है, 46% लोग मानते हैं कांग्रेस पार्टी जो कह रही है हमको देगी, हमको लगता है वादा पूरा करेगी। 39% आपके लिए कहते हैं। देखिए सौरभ जी, अभी आपने ही बताया कि कल का दिन आपके सर्वे में शामिल नहीं था जी। और कल ही देश के गृह मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है और हम धान किसानों को 3100 रुपये देने जा रहे हैं। तेंदू पत्ता के जो लोग हैं उनको 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने जा रहे हैं और 4500 हम उनको बोनस भी देंगे। साथ साथ चरण पादुका सहित तमाम योजनाओं को लागू करेंगे। ठीक है। भूपेश बघेल ने जिस तरीके से गरीबों के घर को नहीं बनने दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक कर रखा, 18 लाख घर हम यहां बनाएंगे और निर्मल जल नल से पहुंचाने का काम 2 साल चलिए, अच्छा ठीक है। लेकिन वैसे बीजेपी ये कह सकती है कि भाई हमने कहा है यहाँ के कांग्रेस पार्टी के वादे या कांग्रेस पार्टी की गारंटी तो जनता के बीच में काफी वक्त से पहले चल रही है, लेकिन बीजेपी का तो मैनिफेस्टो कल ही जारी हुआ है। तो बीजेपी खास तौर पर क्या देगी लोगों को अगर सरकार में चुनकर के आती है? तो ये तो लोग जानते ही नहीं थे, तो वो सर्वे में भी शामिल नहीं है अभी तक। भावेश? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये मैनिफेस्टो कल ही अनाउंस हुआ है, लेकिन कमो बेस मेरे ख्याल से वहाँ के लोकल लीडर्स इस तरह की प्रोमिसेस लोकल लेवल पे जो अपने रैली से उसमें करते आए। देखिए, आप 2018 के चुनाव को देखेंगे तो कांग्रेस के लिए जो 2 बड़े घोषणा थी वो गेम चेंजर हुई थी, जिसमें एक जो पैडी पे जो MSP था जो 2100 से 2500 किया था और दूसरा जो लोन माफ का था, ये दोनों बहुत गेम चेंजर थे। बीजेपी इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर फिर से एक बार आगे निकलने की कोशिश की। अभी हमने बस्तर और सरगुजा रीजन की बात की। सरगुजा के लिए बीजेपी ने एक अलग से मैनिफेस्टो जारी किया, कुछ अलग से घोषणाएं, उसका कुछ प्रभाव आपको याद होगा कि सरगुजा में जो बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी रहते हैं और बीजेपी चूंकि वहां पे पिछली बार 0 सीट जीती थी, तो वो सब बहुत सारे मुद्दे जिसमें बीजेपी वहां पे आप देखेगा कि 0 से लेकर 4 सीटें तक पहुंचती हुई दिख रही है। अच्छा देखिए, चुनावों के अंदर आप बार आप देखते हैं राहुल गांधी आते हैं तो बात करते हैं ओबीसी की। इस बार प्रधानमंत्री भी ओबीसी की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं जनता के बीच ये ओबीसी का मुद्दा या जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है वो कितना चल रहा है। क्या वो इसको एक सही मुद्दा मानते हैं या केवल चुनावी बात मानते हैं कि नेता आते हैं चुनाव में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी वादा करते हैं? उसका सर्वे का नतीजा आपके सामने। 50% लोग मानते हैं कि नहीं, ये मुद्दा तो ठीक है, अगर नेता इसकी बात कर रहे हैं तो ये होनी चाहिए। 38% लोग छत्तीसगढ़ की जनता में से ये मानते हैं कि ये केवल हवाई बातें हैं, चुनाव में कहने के लिए हैं, इसका आम लोगों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। अब मैं आपको प्रधानमंत्री की बात सुनाता हूं। राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि इस सरकार में या मोदी सरकार में ओबीसी का ख्याल नहीं रखा जाता, ओबीसी हाशिए के ऊपर है और हम जब भी सत्ता में आएंगे हम पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना कराएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ही कहा कि मैं खुद ओबीसी हूं, इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, मैं गरीब घर से आता हूं, यही मेरा दोष है और ये कांग्रेस पार्टी मुझे गाली देती। इतना ही नहीं, ये बात तो प्रधानमंत्री ने कल भी कही थी। आज उन्होंने इसे सीधे छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रभावशाली तादाद रखने वाली एक जाति के साथ जोड़ दिया। दरअसल 12% जिसकी आबादी छत्तीसगढ़ के अंदर है वो साहू समाज है और गुजरात में जिस वर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं वो यही साहू समाज है, यानी वो गुजरात से जब छत्तीसगढ़ आता है तो वो साहू हो जाता है। तो आज प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि ये पूरे साहू समाज को गाली क्यों दे रहे हैं। सुनिए नरेंद्र मोदी की बात। कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है? मोदी अगर ओबीसी हैं तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई? आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है? क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है? कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही
पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया। कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की, जेल जाने की मैं थोड़ा मौका थोड़ा लंबा कर दिया है। बस मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज, पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। हर्षवर्धन जी, हम लोग कल बात कर रहे थे कि पिच राहुल गांधी की आप खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री मोदी, और आज तो उन्होंने अपनी जाति भी बता दी, नाम लेके बता दी। देखिए, मुझे लगता है कि जब भी ओबीसी की चर्चा होगी तो अगर लालू प्रसाद यादव करें, तेजस्वी जी करें, अभी अखिलेश जी करें, तो उन लोगों को तो लाभ फिर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यादव भी भाग जाता है। ये हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी, वरना 40 में से 39 सीटें जीत जाए बीजेपी और जेडीयू, ये असंभव था। लेकिन राहुल गांधी अगर ये कहते हैं तो दो चीजें हैं। एक तो बैगेज उनके ऊपर बहुत भारी है, जितना ओबीसी का विरोध, ओबीसी को आरक्षण देने से लेकर, मंडल आयोग लागू करने से लेकर, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, और सोनिया जी के समय में भी, सोनिया जी जब एनएसी की चेयरपर्सन थी, एक तरह से सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, तब भी नहीं हो पाया। तो राहुल गांधी कहते हैं तो पहले तो बैगेज आएगा। दूसरा क्या आएगा? जब वो बार बार कहेंगे कि ओबीसी कहां है, ओबीसी कहां है, तो नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो जाति से हूं, मैं अपनी जाति बता रहा हूं, आप अपनी जाति बताइए। राहुल गांधी अपनी कौन सी जाति बताएंगे? मुझे लगता है कि वहां जाकर वो फिर से फंसेंगे। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा वो कहते हैं प्रतिनिधित्व, किसका कितना सांसद विधायक, तो वो तो गिना रहे हैं कि हमारे 89 सांसद, 85 सांसद हो गए, इतने एमएलसी हो गए, इतने एमएलए हो गए, आप बताइए क्या? तो फिर वहां कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ती है। और कांग्रेस पार्टी एक जगह निश्चित तौर पर आगे पड़ती है, जो छत्तीसगढ़ में जहां हम लोग बात कर रहे हैं, वहां भूपेश बघेल ओबीसी समाज से आते हैं। लेकिन जितने बघेल उतने साहू, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि आप बघेलों का वोट अगर नहीं हासिल कर रहे हैं, यानी जिसको हम और समझने के लिहाज से कहें तो कुर्मी वोट नहीं हासिल कर रहे हैं। और यहां एक चीज समझिए, उस दिन जब खेत में गए थे राहुल गांधी, तो उनके अगल बगल टीएस सिंहदेव और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष भी थे। क्यों थे? आप सरगुजा का जो दिखा रहे हैं, उसी राजवंश से आते हैं टीएस सिंहदेव, और टीएस सिंहदेव को कहा गया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाएंगे। कमाल की बात है, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रचार में से भूपेश बघेल को निकाल दिया है। तो कहीं न कहीं कुछ आशंका है कि एक तो ओबीसी वाला मसला है, दूसरा जो दूसरे वोट हैं कहीं वो छिटक न जाए, वो भी एक बड़ी वजह है। चलिए, अच्छा ठीक है। हालांकि राहुल गांधी ने भी उत्तर दिया है इस बात का। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी तो कहते थे देश में केवल एक जाति है, वो है गरीब, तो आज फिर वो क्यों कह रहे हैं कि मैं खुद ओबीसी हूं? इस पर आगे हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट है। स्वागत है संजीव जी आपका भी